आर इवा ड्रैगनमीर ने चिल्लाकर कहा कि उसने आरव से मिलने के बाद पहली बार कोई हुनर दिखाया। लेस देन ड्रैगन पंजे ग्रेटर देन। इवा ने तुरंत टाइटन की पकड़ से अपना हाथ खींचकर उसे छुड़ा लिया और हाइव क्वीन की ओर बढ़ा दिया। उसने पहले ही आरव को कम करके आंका था और वह अब और लापरवाह नहीं रहने वाला था। वह अंततः अपना सब कुछ देने के लिए तैयार था और वह जानता था कि यदि वह स्थिति को मोड़ना चाहता है, इस लड़ाई से उसे पहले खुद को मुक्त करना होगा और इसीलिए उसे पहले हाइव क्वीन का ध्यान रखना होगा। भले ही उसकी उपस्थिति कम हो, लेकिन कुछ उसे बता रहा था कि उसे सबसे पहले उसे ही बाहर निकालना होगा। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी को लहराया, एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। एक नीले ड्रैगन के पंजे का दृश्य चित्र हाइव क्वीन पर वार कर रहा था। प्रभाव इतना वास्तविक था, आरव को लगा कि वह अपने कीमती नए गोलेम पर एक असली ड्रैगन का वार देख रहा है और वह केवल एक धुंधली सी स्थिति को देखने के लिए चिंतित था। और ड्रैगन के पंजे का वार उस स्थान पर हुआ जहां वह पहले था, तथा कई पवन ब्लेडों से अखाड़े की जमीन को चीरता हुआ दिखाई दिया। झंझनाहट की आवाजें कानों के लिए इतनी परेशान करने वाली थीं। ये स्पष्ट था कि इवा का कौशल का वायु तत्वों के साथ एक छिपा हुआ प्रभाव था, और यदि हाइव क्वीन ने हमले को सीधे लेने का फैसला किया होता तो वह चुपके से हमला कर सकती थी। ड्रैगन पंजे दृश्य छवि में पूरी तरह से छिपे हुए हवा ब्लेड द्वारा हमला किया और मार डाला। आखिरकार मैं आजाद हूं। जैसे ही हाइव क्वीन ने उसके हमले को रोका, इवा तुरंत पीछे हट गया। उसने उस हमले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना सुनिश्चित किया था। उस हमले को करते समय उसके पास दो योजनाएं थीं। या तो वह उसे मार देता अगर वह अदृश्य वायु ब्लेड का उपयोग करके हमले को रोकती, या उसे हमले से बचने के लिए मजबूर करती। किसी भी तरह से ये सब उसे बाधित करने के लिए था। इसलिए वह उस छोटे पिंजरे से बाहर निकल सकता था जिसमें आरव उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह आरव से हार जाता। ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? तुमने राक्षसों की मदद से धोखा दिया है। इवा ड्रैगनमीर ने टाइटन और हाइव क्वीन दोनों की ओर इशारा करते हुए शिकायत की, जो आरव के क्रमशः दाएं और बाएं तरफ खड़े थे। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगने लगा था कि अगर वह उनके खिलाफ गया तो वह हार जाएगा, और उसे यह भावना नापसंद थी। वह ड्रैगनमीर कबीले का एक शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो एक छोटे से टियर 1 जादूगर और टियर 2 राक्षसों से डर गया था। इसने उसे पागल कर दिया क्योंकि उसने भर्तीकर्ता को इस उम्मीद से देखा कि वह चीजों को उसके पक्ष में बदलने में मदद करेगा। लेकिन बोल्टन ने सिर्फ उपहास किया। अपनी आंखें खोलो और स्पष्ट रूप से देखो, वे राक्षस नहीं बल्कि गोलेम है। वह एक गोलेम जादूगर है और अपने गोलेम से लड़ना उसकी ताकत का हिस्सा है। मैं उसे कैसे प्रतिबंधित कर सकता हूं? बोल्टन ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि वह गोलेम पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा केवल युद्ध की शुरुआत में ही कर सकते थे, युद्ध के बीच में नहीं, अन्यथा उनका पक्षपातपूर्ण रवैया सभी के लिए स्पष्ट हो जाता, जो वास्तव में उसके लिए इस समय अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही बच्चे को कठिनाई के इस स्तर पर धकेल दिया था। उसे टियर 3 जादूगर का सामना करने के लिए मजबूर किया था, और कोई भी जादूगर नहीं बल्कि अकादमी का नंबर 1 टियर 3 जादूगर उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था। यदि यह कोई अन्य भर्तीकर्ता होता तो आरव को केवल एक चिन्हित स्पिरिट कवच सेट के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी जाती। इवा ने गोलेम की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सुनहरी चमक फिर से चमक उठी और अगले ही पल उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। हम तो आप एक गोलेम जादूगर हैं, यही अभी मैं आपको और आपकी मौलिक कठपुतलियों को कुचल दूंगा। इवा ने कहा, जब वह अंततः एक मुद्रा में आ गया, जब वह बीच में आरव को घूर रहा था और उसने अपने हाथों को एक्स फॉर्मेट में अपने सामने क्रॉस किया हुआ था। वह आरव द्वारा दिखाई गई शक्ति से डरा हुआ था, लेकिन अब जब उसने सुना था कि वह एक गोलेम जादूगर है, तो उसे अब आरव से डर नहीं लगता था। वह उसे कम आंक रहा था क्योंकि उसने अन्य जादूगर पथ और कुलों के बारे में अपने कबीले की पत्रिकाओं के रिकॉर्ड में पढ़ा था, और उसे लगा कि शायद अब आरव के पास कोई युद्ध तकनीक भी होगी। और मैं तुम्हें प्रयास करते देखना चाहता हूं, टाइटन ने कहा जब वह आरव के सामने आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, एक हाथ उसकी गदा पर था और दूसरे हाथ से उसकी ढाल पकड़ी हुई थी। आओ मुझे एक टियर 3 जीनियस की शक्ति दिखाओ, टाइटन ने आगे बढ़ते हुए दहाड़ते हुए कहा। वह आरव का मोहरा था और हमेशा आगे बढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। आरव बस खड़ा होकर उन दोनों को क्रॉस मूव्स करते हुए देखता रहा, और पहली मुठभेड़ के बाद ये स्पष्ट हो गया कि किसका पलड़ा भारी था, क्योंकि इवा टाइटन के वार को चकमा देने में सफल रहा और उसने सीधे कमर पर मुक्का मारा। टाइटन के विशाल शरीर और इवा की तीव्र प्रतिक्रिया के कारण टाइटन के लिए उससे आमने सामने की लड़ाई करना बिल्कुल बेकार होता, सिवाय इसके कि अचानक उसमें यह दैवीय प्रवृत्ति विकसित हो जाए कि वह भविष्यवाणी कर सके कि इवा आगे कहां जाएगा।
ईवा पहले से ही पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि उसके मुक्के का टाइटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेस देन ड्रैगन की ताकत ग्रेटर दैन। ईवा ने इंटर ब्लडलाइन स्किल का प्रयोग किया क्योंकि उसकी बाह की मांसपेशियां बड़ी हो गईं, जिससे उसे बहुत ताकत मिली। उसने जोर से वार किया, लेकिन वह वांछित प्रभाव कभी नहीं हुआ क्योंकि अंतिम क्षण में टाइटन अपनी ढाल को लगभग अविश्वसनीय गति के साथ स्थानांतरित करने में सक्षम था, जिससे अधिकांश हमलावर बल अवरुद्ध हो गया। रिबाउंड के कारण वह उड़ गया, लेकिन कम से कम वह सुरक्षित था। ईवा आरव की ओर मुड़ा क्योंकि उसने कुछ सेकंड के लिए आरव के बॉडीगार्ड से छुटकारा पा लिया था। वह आरव से छुटकारा पाने के लिए तैयार था, इससे पहले कि उसका गोलेम वापस आ जाए। भले ही वह जानता था कि वह गोलेम से निपट सकता है, फिर भी बर्फ के गोलेम के साथ लड़ाई में फंसना उसके लिए कष्टकारी था। उसने आरव की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसकी गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी गई है। उसने अपनी गर्दन हिलाई क्योंकि वही एकमात्र चीज थी जो अभी भी उसे जवाब दे रही थी। उसने देखा और महसूस किया कि यह अजीब गोलेम था जो कर रहा था। क्या यही एकमात्र चीज है जो आप जानते हैं कि अपने विरोधियों को रस्सियों से कैसे जकड़ कर रखना है? हर सवाल का जवाब उसकी आंखों में गुस्से से भरा था क्योंकि उसने हाइव क्वीन को एक कमजोर व्यक्ति बताया था जो सीधे लड़ने से डरती थी। यह कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसे वेब इडियट कहते हैं, और मैं बर्फ वाले मूर्ख की तरह मूर्ख नहीं हूं जो आपसे इस तरह टकरा जाए। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको और भी आसानी से हरा सकता हूं। हाइव क्वीन ने उत्तर दिया, किसी के लिए बड़ी बात, मैं टुकड़े टुकड़े करने वाला हूं। आह! ईवा चीखा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और उसका शरीर एक अजीब हत्या का इरादा दिखाने लगा। उसकी हत्या का इरादा एक आकार बनाने लगा था। वह दहाड़ा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर धक्का दिया, जिससे उसे नीचे दबाए रखने वाले सभी जाल टूट गए। मैं तुम्हें पहले मारूंगा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम ही हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, ईवा ने कहा और वह हाइव क्वीन की ओर दौड़ा। आरव के पीछे जाने के बजाय उसने अपना रास्ता बदल दिया। वह क्वीन की कुछ सेकंड के लिए रुकने की क्षमता से नाराज था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी जान जा सकती थी। चेकमेट। हाइव क्वीन मुस्कुराए और लगभग 5 धातु मकड़ियां जमीन से उठीं और ईवा की ओर झपटीं। हम मजाकिया बातें। ईवा अचानक से इस घटना से अचंभित रह गया, लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में उसे पाला गया था। उसने स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वह उन्हें नष्ट करने का आनंद महसूस कर रहा था, उसने अपने शरीर पर 5 अलग अलग जगहों पर दर्द महसूस किया और वह ये सोचकर कांप उठा कि उसे पीछे से हो रहे एक और हमले का पता नहीं था। पहले 5 धातु मकड़ियों मुख्य लोगों के लिए हमला करने के लिए चारा थे। उसने हाइव क्वीन को देखा जिसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी, जैसे कि उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लिया हो। वह उसके सामने आकर उसके चेहरे की मुस्कान छीन लेना चाहता था, लेकिन इस समय उसके सामने और भी बड़ी समस्याएं थीं, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर से 5 अलग अलग स्थानों से मैना निकल रही है। ईवा ने खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे बढ़ाया और एक मकड़ी को दूर खींच लिया। जब उसने धातु की मकड़ी को देखा तो उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने उसे कुचलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही उसने मकड़ी को कुचला, एक विस्फोट हुआ जो सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। हालांकि इसमें केवल पीक या एक जादूगर मंत्र की शक्ति ही थी। इससे अभी भी उसकी एकाग्रता भंग हुई और ऐसा होने पर वह निराश हो गया, क्योंकि वह लगभग 2 सेकंड के लिए व्यावहारिक रूप से अंधा हो गया था। धातु मकड़ियों में मन को चुराने और शरीर को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करने की क्षमता प्रतीत होती है। आह! मैं तुम्हें उस धातु के टुकड़े की तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ईवा गुस्से में चिल्लाया। उसने अपने शरीर पर मैना का प्रयोग किया और उसे अपने पूरे शरीर पर फैला दिया, जबकि उसके शरीर पर बची हुई धातु की मकड़ियां फट गईं। उसे दूर फेंकते हुए ईवा हैरान लग रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके मुंह से खून निकल रहा था। इससे दर्शक अंदर तक हैरान हो गए। इस मैच के शुरू होने से पहले किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। ईवा इस तरह की मुश्किल स्थिति में था कि कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, लेकिन आरव के गोलेम द्वारा खेले जाने के कारण उन्हें बताया गया कि उन्हें अपने विकल्प खुले रखने होंगे, क्योंकि आरव उस जगह से हिला भी नहीं था जहां वह और ईवा आमने सामने थे। वह अभी भी वहीं खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे चल रही लड़ाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है तुम्हें मेरे बच्चे पसंद आए होंगे, हाइव क्वीन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। उसकी बैंगनी आंखें उसे घूर रही थीं, मानो वे उसकी सारी चालें समझ रही हों। ये साफ था कि जब उसके एक से ज्यादा मेटल स्पाइडर फटते थे तो नुकसान एक जोड़ एक ही स्थिति में नहीं होता था, बल्कि हर मेटल स्पाइडर गोलेम के साथ नुकसान कई गुना बढ़ जाता था।
अब उस पर जो हमला हुआ उसकी तुलना चरम टियर 2 लाइफ फॉर्म के किसी छिपे हुए हमले से की जा सकती थी। तुम कठपुतली। धमाक। टाइटन ने बर्फ से बने एक विशाल हथौड़े से उसके सिर पर वार किया, जिससे ईवा उड़ गया और फिर जल्दी से हवा में अपनी स्थिति बदलकर अपने पैर पर आ गिरा। मुझे भी मत भूलना, हा हा हा। टाइटन हंसा क्योंकि वह लड़ाई में फिर से शामिल हो गया था। उसकी ढल पहले ही त्याग दी गई थी क्योंकि वह जो हथौड़ा पकड़े हुए था वह पिघल गया और जल्दी से 2 गॉन्टलेट बन गया। जब से टाइटन ने टियर 2 गोलेम के क्षेत्र में कदम रखा है, उसे अजेयता का एहसास हो रहा है और वह वास्तव में कुछ भी नया सीखने में सक्षम नहीं है। उसने आरव के अन्य गोलेमों के हथियार कौशल को आत्मसात करने की कोशिश की थी। वह अपनी नई युद्ध शैली को परिपूर्ण करने में सक्षम था, लेकिन वह पर्याप्त दबाव महसूस नहीं कर पा रहा था जो वास्तव में उसे इस तरह से किनारे तक ले जाता। कम से कम उसे ज्ञान की प्राप्ति उस वायु नियंत्रक भूत के विरुद्ध हुई थी, इसलिए जब वह ईवा के विरुद्ध था तो नष्ट होने की भावना ने उसके अंदर युद्ध ज्वर उत्पन्न कर दिया, जिसका उसे कभी पता भी नहीं था। और वह लड़ने के लिए बहुत उत्साहित था। आरव ने जब ये होते देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। ये वही था जो वह वास्तव में होने की उम्मीद कर रहा था। उसने देखा था कि भले ही टाइटन की ताकत बढ़ गई हो, लेकिन उसके हथियार की महारत उसके स्तर के कौशल के साथ नहीं रह सकी, जिससे उसकी युद्ध कौशल उसकी कच्ची शक्ति से कमतर था। हालांकि उसने लीजन को हरा दिया था, लेकिन अगर वे एक ही क्षेत्र में होते तो स्थिति अलग हो सकती थी, क्योंकि लीजन पहले से ही भाले के इरादे को समझ गया था, जिससे उसे बढ़त मिली। टाइटन अपनी युद्ध शैली की तलाश में था। आरव उसके इस प्रयास में बाधा नहीं बनना चाहता था। डिंग। आपके गोलेम में से एक ज्ञानवर्धक अवस्था में प्रवेश कर गया है। जैसे ही आरव ने ये देखा, उसे पूरा यकीन हो गया कि गोलेम को ईवा की देखभाल करने की अनुमति देना सही था, क्योंकि वे इस लड़ाई में बढ़ रहे थे, खासकर टाइटन। ओह, तुम सब बहुत परेशान करने वाले हो, ईवा ने गुस्से में शिकायत की क्योंकि वह स्पाइडर म्यूटेंट के करीब नहीं पहुंच पाया जैसा कि उसने इसे बुलाया था, या आरव से छुटकारा नहीं पा सका जो उन्हें नियंत्रित कर रहा था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि जिस गोलेम को उसने ये सोचकर नजरअंदाज किया था कि वह औसत दर्जे का है, उसने उसके चेहरे पर हथौड़े से वार किया और उस पर इस तरह का हमला किया, ठीक उस समय जब वह हाइव क्वीन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब वह पूरी तरह से अनजान था कि पहले किस गोलेम को नष्ट करना है, उसके बाद ही वह आरव से आमने सामने की लड़ाई के लिए स्वतंत्र हो सकेगा। तुम आदमी हो या क्या जो अपनी मौलिक रचनाओं से लड़ रहे हो, बिना किसी साहस के कि सीधे मेरा सामना कर सको? ईवा ने दूर से शिकायत की। वह इस समय असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि वह एक नुकसान में पड़ गया था, क्योंकि वह 2 गोलेम से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता है कि जब किसी के साथ कुछ घटित होने वाला होता है तो वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सिवाय इसके कि वे हमेशा अकेले ही लड़ते हैं, जैसे कि वे एक टीम भी नहीं हैं। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि उनके बीच कोई तालमेल नहीं था, लेकिन उनका एक दूसरे का साथ देना एक समस्या बनने लगा था, क्योंकि वह उन दोनों में से किसी की तरफ पीठ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस मकड़ी मानव उत्परिवर्ती ने उस पर हमला करने के लिए अपनी मकड़ी के आह्वान का इस्तेमाल किया था अपने अंधे स्थान से। टाइटन ने भी इसका फायदा उठाया और उस पर भी हमला किया जब वह हाइव क्वीन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अरे भाड़ में जाओ, मैं तुम सबको तब तक कुचलता रहूंगा जब तक तुम सब फिर से उठ नहीं सकते। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। आखिरकार ईवा ने सारी सावधानी हवा में उड़ा दी और उसने अपना ऊपरी गाउन फाड़ दिया, जिससे उसकी लहराती मांसपेशियां दिखने लगीं। उसने फटे हुए वस्त्र को अपनी कमर पर बांध लिया और टाइटन पर झपटा, और आरव ने कसम खाकर कहा कि उसने भावनाहीन टाइटन को मुस्कुराते हुए देखा था। जैसे ही उसने ईवा के पंजे वाले हाथों पर सीधा मुक्का मारा, और उस मुक्के की तरह हथेली से झटके की लहरें हर जगह फैल गईं, क्योंकि टाइटन का हिस्सा हल्के नीले रंग की रोशनी से भर गया, जबकि ईवा ड्रैगनमीर पक्ष नीले रंग से भर गया जो पानी में इंद्रधनुष की तरह दिख रहा था। हर कोई हैरान रह गया जब उन्हें एहसास हुआ कि बर्फ के गोलेम में अब ईवा की शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन केवल आरव जानता था कि यह वास्तव में अलग था, क्योंकि वह अभी भी ईवा से कमजोर था जो एक शीर्ष टियर 3 युद्ध जादूगर था। लेकिन उसने ईवा की भारी ड्रैगन ताकत से निपटने में मदद करने के लिए एक कौशल को समझ लिया था। डिंग। टाइटन ने युद्ध कौशल को समझा है। एक हिट परिशुद्धता, 1 हिट प्रिसिशन, एक हमले की गुणवत्ता या स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता, जिसमें सभी संचित शक्ति को एक बिंदु पर अत्यंत सटीकता के साथ छोड़ा जाता है। फिर से टाइटन की भावशून्य आवाज सुनाई दी जब वह और ईवा 3 कदम पीछे छूट गए। इस बार वह आगे की ओर भागा और ईवा के साथ मुक्कों का आदान प्रदान करता रहा। चोट के बदले चोट की रणनीति के साथ उनकी चालें काफी धुंधली हो गईं, क्योंकि उनके हाथ काफी तेजी से चल रहे थे,
लेकिन मुख्य विशेषज्ञ ड्रेको गॉर्डन और बोल्टन ब्लेज पहले से ही महसूस कर सकते थे कि गोलेम वास्तव में अपने कौशल को विकसित करने के लिए ईवा का उपयोग कर रहा था। चूंकि वह पहले से ही अपनी बर्फ तत्व शक्तियों को एक ही परिशुद्धता में विलय कर रहा था, जिससे उसकी दो मुट्ठी चमकदार हो गईं और उसके हर पंच से बर्फ के टुकड़े बर्फ के शरीर पर गिरने लगे। 100 से अधिक राउंड तक मुक्कों का आदान प्रदान करने के बाद ईवा ने महसूस किया कि उसकी गति धीमी हो रही थी, क्योंकि बर्फ के टुकड़े उसके पूरे शरीर पर फैलते जा रहे थे। यहाँ तक कि उसके हाथ भी सुन्न होने लगे हैं और यहाँ तक कि उसके वायु तत्व भी टाइटन के बर्फ के टुकड़ों के खिलाफ मददगार नहीं थे जो उसके पूरे शरीर में फैल रहे थे। उसके शरीर का तराजू वाला हिस्सा अभी भी ठीक था, लेकिन वह पहले से ही अपने मैना में कमी महसूस कर रहा था और उसे जल्द ही अपने रक्त कौशल को रद्द करना पड़ सकता था, जिससे वह टाइटन की क्रूर मुट्ठी के सामने आ सकता था जो उसे हार की ओर ले जाएगा। अभी के लिए इससे दूर रहो रानी, टाइटन ने हाइव रानी से कहा। उसकी आवाज में धमकी का भाव था, क्योंकि उसकी लाल आंखें हाइव रानी की बैंगनी आंखों को घूर रही थी। जब इवल लगातार हमले से मुक्त हो गया, टाइटन भले ही उसके जितना तेज नहीं था, लेकिन जब वह एक निश्चित सीमा में होता था तो वह कुछ विनाशकारी वार करने में सक्षम था और इवा से अधिक भारी था। उसकी रक्षा ड्रैगन स्केल्स द्वारा इवा को दी गई रक्षा से भी बदतर नहीं लगती थी। तुम बहुत मजेदार हत्यारे हो, हाइव क्वीन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि उसने टाइटन और एवर ड्रैगनमीर के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 10 धातु मकड़ियों को नियंत्रित किया था, जो पहले से ही युद्ध के माहौल में थे। लड़ाई फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार टाइटन अपने नए कौशल का प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ अपने हाथों का ही नहीं बल्कि अपने घुटनों और पैरों का भी उपयोग कर रहा था, जिससे वे क्षेत्र भी चमक रहे थे। वह गति भी पकड़ पा रहा था और एवर से जरा भी धीमा नहीं दिख रहा था, और यह एवा को परेशान करने लगा था, क्योंकि उसने देखा कि गोलेम उसे पीसने वाले पत्थर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अपने युद्ध कौशल को बढ़ाएं। हालांकि वह गोलेम को तेजी से हराना चाहता था, वह जानता था कि यह अब संभव नहीं था और अगर आरव या हाइव क्वीन इसमें शामिल हो जाती तो यह उसकी हार को और तेज कर देता। यहाँ तक कि बोल्टन ब्लेज ने भी ये पहले ही देख लिया था और वह पहले से ही इसका इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा था, और इस परिणाम को रद्द कर दो जो होना ही था। टाइटन ने एक मुक्का मारा और इवन ने तुरंत उसके हाथ को आर्मलॉक में जकड़ लिया और उसे तोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन टाइटन के दूसरे हाथ का गॉन्टलेट अचानक पिघल गया और एक छोटे से में बदल गया डैगर, और टाइटन ने इसका उपयोग आइवा के पसली क्षेत्र पर हमला करने के लिए किया। इवा ड्रैगनमीर अभी भी टाइटन के हाथ तोड़ने की कोशिश में व्यस्त था, तभी उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने हथियार बदल दिया है। वह सीधे हमले का सामना करने की उम्मीद कर रहा था, अपने तराजू के साथ, आश्वस्त कि वह हमले से बच जाएगा और बदले में टाइटन का एक हाथ तोड़ने में सक्षम होगा। उसके लिए यह एक उचित विनिमय था, लेकिन जिस क्षण खंजर काफी करीब आया, उसने अंततः महसूस किया कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है, क्योंकि उसकी ड्रैगन इंद्रिय निष्क्रिय रूप से काम कर रही थी और उसकी खतरे की इंद्रिय उसे चेतावनी देने लगी थी, उस खतरे के बारे में जो उस पर आने वाला था। और उस क्षण उसने अपने शरीर को असामान्य तरीके से मोड़ लिया, बिल्कुल सांप की तरह। हालांकि टाइटन ने उसके बाएं हाथ में खंजर घुसा दिया, लेकिन वह खंजर उसके महत्वपूर्ण स्थान पर लगने से बच गया। इवा ने दर्द को रोकने के लिए अपने निचले होंठ को काट लिया। दर्शक पहले से ही हैरान थे, क्योंकि वे गवाह थे कि किसी ने भी कुछ नहीं कहा और बोल्टन पहले से ही अपनी चाल चलने के लिए तैयार था, क्योंकि अब उसे जो हो रहा था उसका आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन इवा ने जल्दी ही कुछ कलाबाजियां दिखाईं, जिससे उसके और टाइटन के बीच का अंतर बढ़ गया। टाइटन ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, जबकि वह लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार था। लेस देन पवन ड्रैगन पंजे ग्रेटर देन। लेकिन इवन ने हवा में रहते हुए ही टाइटन के स्थान की ओर अपने हाथ हिलाए। टाइटन के साथ कुछ मिनटों तक लड़ने के बाद अपने युद्ध कौशल के बारे में उसने जो गर्व का भाव विकसित किया था, वह गायब हो गया, क्योंकि उसने केवल देखा एक गोलेम, एक व्यक्ति भी नहीं, बल्कि एक गोलेम जो युद्ध कौशल के बारे में अधिक जानने के लिए उसका उपयोग कर रहा था। ये कुछ ही मिनटों में एक पुराने कंप्यूटर के डेटाबेस की नकल करने वाले एक नए कंप्यूटर की तरह था। और चूंकि पुराना कंप्यूटर नहीं चाहता था कि उसके सभी ऐप्स कॉपी हो जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक साथ जोड़ने वाले प्लग को हटा दिया। ये ड्रैगन पंजा कौशल पहले वाले से अलग था, क्योंकि इसमें 2 ड्रैगन पंजे प्रकट हुए थे, और यह वास्तविक भी लग रहा था, क्योंकि वे टाइटन की ओर बढ़ रहे थे। इसे देखने वालों के लिए ऐसा लग रहा था मानो वे एक ड्रैगन को गोलेम के खिलाफ अपना क्रोध प्रकट करते हुए देख रहे हों। उनका खून उत्तेजना से उबल रहा था, क्योंकि इस स्तर की लड़ाई ऐसी थी जिसे देखने का मौका उन्हें कम ही मिलता था। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे उन्हें साधना में मदद मिलेगी, जब वे वापस जाकर जो कुछ उन्होंने सीखा था उसे आत्मसात करेंगे। लेस देन हिमयुग ढाल ग्रेटर देन।
टाइटन ने अपने दोनों हाथ सामने रखे और अपनी हथेलियों से ढेर सारा बर्फ का टुकड़ा बाहर निकाला, जिससे हवा में बर्फ ने उसके सामने एक विशाल पेंटागन आकार की ढाल बना दी। और आरव ने पहले कभी नहीं देखे गए विभिन्न प्रकार के रून ढाल के सामने बनते हुए देखे गए, क्योंकि यह एक प्राचीन आभा उत्सर्जित करने लगा था। ये काफी अजीब था क्योंकि आरव ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। पब फ्यूचर विज्ञापन। डिंग, टाइटन ने एक महारत हासिल कर ली है। गुणापत युद्ध कौशल सीखा। मध्यवर्ती स्तर 1 लड़ाकू महारत। मध्यस्थ स्तर 1 अपनी इच्छानुसार किसी भी हथियार का उपयोग करने की क्षमता और इसे मध्यस्थ मास्टर के स्तर पर उपयोग करने की क्षमता। अधिक प्रशिक्षण के साथ आप हथियार QES को अनलॉक कर सकते हैं। वाह वाह वाह, ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आरव ने अपनी गैरमौजूद दाढ़ी को सहलाते हुए टाइटन को घूरते हुए कहा, जो युवक के हमले से पिट रहा था और उसे अखाड़े के किनारे पर धकेल रहा था। लेकिन वह बिना घायल हुए पवन ड्रैगन पंजे के हमले को झेलने में सक्षम था। बर्फ की ढाल टूट रही थी लेकिन अभी भी स्थिर थी और ड्रैगन पंजे जो ढाल पर हमला कर रहे थे, उनके चारों ओर कई पवन ब्लेड थे जो हिमयुक्त ढाल से टकरा रहे थे। और धातु पर धातु के टकराने की आवाज से यह स्पष्ट था कि टाइटन इस मुठभेड़ में बच निकलने में सक्षम होगा। अपनी कलाबाजियां समाप्त करने के बाद इवर अंततः जमीन पर उतरा। उसने टाइटन को उसके हमले के खिलाफ संघर्ष करते देखा। वह टाइटन पर छिपकर हमला करने वाला था, क्योंकि टाइटन अभी भी उसके हमले से बचाव कर रहा था। तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसे वह भूल गया था और इससे वह सचमुच अंदर तक डर गया, क्योंकि उसने सोचा कि आवाज का मालिक फिर से लड़ाई में शामिल नहीं होने वाला है। लेस देन वेब कोकून पिंजरा। ग्रेटर देन हाइव क्वीन ने अंततः अपनी चाल चली, क्योंकि आसपास मौजूद 10 धातु मकड़ियों ने अपनी पूरी ताकत से तार खींचे और इवर ड्रैगनमीर ने देखा कि जब वह और टाइटन लड़ रहे थे, हाइव क्वीन एक विशाल जाल स्थापित करने में व्यस्त थी। वह उसके इसमें कदम रखने का इंतजार कर रही थी और जैसे ही वह टाइटन से दूर हुआ, उसने उसे अपनी बड़ी योजना में उसे बांधने का मौका दे दिया। उसे हमेशा लगता था कि वह सबसे खतरनाक है और वह हमेशा उस पर नजर रखता था, लेकिन टाइटन के साथ भीषण लड़ाई ने कुछ मिनटों के लिए उसका ध्यान भटका दिया और वह भुगतान कर रहा था। उसकी लापरवाही की कीमत ये थी कि वह अपनी एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकता था और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उन तारों को नहीं तोड़ सका जो दस्ट या एक मेटल स्पाइडर गोलेम की ताकत से मजबूत किए गए थे। यह उस योजना का हिस्सा नहीं था जिससे तुम्हें दूर रहना था। इवर ड्रैगनमीर गुस्से में दहाड़ा। उसकी परवाह कौन करता है, वह मेरा स्वामी नहीं है, हाइव क्वीन ने चतुराई भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह 10 धातु मकड़ी गोलेम द्वारा बनाए जा रहे जालों को नियंत्रित कर रही थी। इसका उपयोग करके इवर ड्रैगनमीर को एक कोकून जेल में स्थिर करने के लिए जाले पहले ही इवर की गर्दन तक पहुंच चुके थे। ये कहने की शर्म कि उसने हार मान ली थी इतनी अधिक थी कि वह विरोध करता रहा, क्योंकि उसने अपने सभी कौशल का उपयोग करने की कोशिश की थी। लेकिन ये सब विफल हो गया, क्योंकि कोकून वेब उसके मन को चूस रहा था और उन्हें 10 धातु मकड़ी गोलेम में स्थानांतरित कर रहा था, क्योंकि वे वास्तविक समय में बड़े हो रहे थे। तोड़ो। बोल्टन ब्लेज की एक चमक सी चमकी और अगले ही पल वह अखाड़े के मंच पर था। उसने अपना हाथ लहराया और उसकी हथेली से आग की लपटें निकलने लगीं। सीधे हाइव क्वीन के वेब पर जाकर उसे पिघलाया और इवर ड्रैगनमीर को उसकी स्वतंत्रता वापस दिलाई, क्योंकि वह बंदी से मुक्त हो गया था। हाइव क्वीन ने वेब से अपना संपर्क तुरंत तोड़ दिया, क्योंकि उसके 8 पैर बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले और पहले वाली जगह पर उसकी एक छवि छोड़ गए, जिसे बाद में आग की लहर ने भस्म कर दिया। लेकिन हाइव क्वीन आग के हमले की सीमा से जल्दी से बच निकलने में सक्षम थी। दूसरी ओर उसके छोटे बच्चे इतने फुर्तीले नहीं थे कि TS7 जादूगर के आकस्मिक हमले से बच सके, और वे ही थे जो सबसे पहले इवा को पकड़ने के लिए जालों का समर्थन और सुदृढ़ीकरण कर रहे थे। इसलिए सबसे पहले वे ही आग की लपटों का स्वाद चखने वाले थे, जिसने उन्हें बिना किसी दया के मार डाला। छोड़ना। जैसे ही हाइव क्वीन मंच पर दोबारा आई, आरव की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वह जानता था कि वह अपने बच्चों की निर्मम हत्या के कारण क्रोधित होगी, लेकिन अपने नवीनतम और अनमोल बच्चे को TS7 के खिलाफ जाने देना उसे कचरे के ढेर में बदल देना होगा। हाइव क्वीन जल्दी से आरव के बाईं ओर लौट आई, जबकि टाइटन उसके दाईं ओर चला गया। आपने धोखा दिया, यह मैच रद्द है, बोल्टन ब्लेज ने कहा, जैसे ही उसने हवा में अपनी उंगली लहराकर इवर ड्रैगनमीर को अपनी ओर खींचा, और जैसे ही वह उसके काफी करीब पहुंचा, उसने इवर के मुंह में एक औषधि डाल दी। आरव की भौहें ऊपर उठी हुई थीं और वह बोल्टन को सीधे देख रहा था, जैसे उसे इस परिणाम की उम्मीद थी। लेकिन बोल्टन ने अपना रुख व्यक्त करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया था, उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। वह बिना किसी पछतावे के अपनी मोटी चमड़ी का प्रदर्शन कर रहा था।
ये बिल्कुल अलग स्तर की बेशर्मी थी। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरे चचेरे भाई ने शुरू से अंत तक बढ़त बनाए रखी, और इतना ही नहीं, वह तुम्हारी अनमोल प्रतिभा को नंबर 1 के पद से हटाने में भी सक्षम रहा। अपने स्थान से 1 इंच भी हिले बिना उससे बिना किसी त्रुटि के पराजित करना, और आप कहते हैं कि उसने धोखा दिया। ड्रेको ने ऊंची आवाज में कहा। उसमें गुस्सा महसूस किया जा सकता था क्योंकि वह चुपचाप आरव के पास आ गया था। आप कौन होते हैं मुझे मेरा काम सिखाने वाले? मुझे इस प्रतिष्ठित अकादमी में रिक्रूटर नियुक्त किया गया है और मुझे ये बताने का पूरा अधिकार है कि कौन धोखेबाज है और कौन नहीं। बोल्टन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह कभी भी आरव को अकादमी का छात्र मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए अब जब चीजें बिगड़ गई हैं तो उन्होंने दिखावा करने का अपना मुखौटा उतारने का फैसला किया है। भील को अंततः यह एहसास हो गया कि भर्तीकर्ता मिस्टर बोल्टन को शायद आरव को भर्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह तो बस उसे छोड़ने का बहाना ढूंढ रहा था। और यही कारण था कि उन्होंने उसे अकादमी में सर्वश्रेष्ठ टियर 3 जादूगर के खिलाफ मुकाबला किया, क्योंकि आरव एक टियर 1 जादूगर था। यहां तक कि दर्शकों को भी लगा कि लड़ाई में आसानी से इवर ड्रैगनमीर की जीत होगी। लेकिन आरव ने उन्हें चौंका दिया जब उसने इवर ड्रैगनमीर को बिना हाथ लगाए ही बेहोश कर दिया। हाँ, उसने धोखा दिया क्योंकि उसने अपने गुर्गों से लड़ाई करवाई थी, और इसे इवर ड्रैगनमीर को हराने के रूप में नहीं गिना जा सकता था। ये बकवास है। हम गॉर्डन कबीले से हैं और हम गोलेम से लड़ते हैं। अपने संबंधित जादूगर पद से लड़ना कब से अपराध हो गया है? ऐसा क्यों है कि केवल मेरे चचेरे भाई को ही धोखेबाज माना जाता है क्योंकि उसने अपने गोलेम का उपयोग किया था? इवा का क्या, जिसने भी अपनी ड्रैगन शक्तियों का उपयोग किया था? ड्रेको ने इवा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अभी अभी अपनी अचेतन अवस्था से जागा था। अल्पविराम। बोल्टन ब्लेज ने बस यूं ही दूसरी तरफ देखा। तो फिर चलो अभी यहीं पर पुनः मुकाबला करें, अगर आप अपने साथी के बारे में इतने आश्वस्त हैं। आरव ने बोल्टन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जिससे बोल्टन उसके आत्मविश्वास पर थोड़ा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इवर ड्रैगनमीर इतनी जल्दी फिर से लड़े, क्योंकि वह निश्चित रूप से मैना और सहनशक्ति से बाहर था। और उसे एक नज़र देखने से उसे यकीन हो गया कि इवा अगले 1 घंटे में ठीक नहीं होगा, और वह आरव को इतना लंबा इंतजार नहीं करवा सकता था, क्योंकि टियर 3 जादूगर का टियर 1 जादूगर से लड़ना पहले से ही संदिग्ध था। और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह किसी अन्य टियर 3 जादूगर को आरव के खिलाफ लड़ने की अनुमति देता, क्योंकि वे केवल इवा से अधिक कमजोर होते और इससे उनकी शीघ्र हार होती। उसका आत्मविश्वास पहले से ही चरम पर था। ये देखकर कि बोल्टन कितना अवाक था, ड्रेको भावुक हो गया। ये देखते हुए कि आप वास्तव में मदद नहीं कर रहे हैं, मैं अपने चचेरे भाई को उस भर्तीकर्ता से मिलने के लिए ले जाना पसंद करूंगा जिसके लिए हम यहाँ आए थे। ड्रेको ने कहा कि उसने आरव के कंधों पर हाथ रखा और आरव को गोलेम वापस बुलाने को कहा, हालांकि वह अपने छोटे चचेरे भाई द्वारा खींची गई शक्ति के स्तर को देखकर हैरान था। लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से इस तरह की चीजों के बारे में बात करने की जगह नहीं है। और जैसे ही वे दूर जा रहे थे, ड्रेको की आवाज ऐसी थी कि वह सचमुच पागल हो गया। और आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वह पदक आपके साथ ले जाऊंगा। क्या ये संभव नहीं है? मैं मना करता हूं, और यह आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपने शुरू से ही हमें धोखा देने की योजना बनाई है। ड्रेको ने तर्क दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो, या तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो। तुम उस पदक का उपयोग नहीं कर सकते जिस पर मेरी नज़र है, बोल्टन ने लालच से कहा, क्योंकि उसे आखिरकार आरव के हाथ में पदक को ठीक से देखने का मौका मिला। यह एक ऐसा पदक था जो एक बार में 10 से अधिक लोगों को नामांकित करने की अनुमति देता था, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इसे खो देता, भले ही वह इस बात से अवगत न हो कि एक मध्य स्तरीय कबीला इसे कैसे प्राप्त करने में सक्षम था। आप चाहे कुछ भी कहें, हम आपको यह नहीं देंगे। तुम तो मरने के लिए तैयार रहो। बोल्टन का आभामंडल बदल गया जब कवच पहने कुछ लोग चुपचाप आरव और ड्रेको को घेरे में रोकते हुए दिखाई दिए। ड्रेको हैरान था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इतने सारे जादूगरों ने उसे घेर लिया है, भले ही वे उसी क्षेत्र स्तर पर उससे अधिक शक्तिशाली थे। उसे कुछ भी पता न चलने का मतलब है कि इसके पीछे कौन था। उसने पूरी कोशिश की क्योंकि उसे शक था कि उन्होंने अपनी आभा को पूरी तरह छिपाने के लिए जादुई चीजों का इस्तेमाल किया था। मुझे पदक दे दो अंकल ड्रेको। क्या? आरव के शब्द ने ड्रेको को फिर से उसकी सोच से जगा दिया और उसके दिमाग में व्यापक कल्पनाएं बनाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि आरव अब हार मानने वाला है, जैसा कि वह पहले से करता आ रहा था। हाँ, देवता भी मेरे साथ हैं। इसे जल्दी से अपने चचेरे भाई को दे दो ताकि वह इसे भेज सके। वह कितना काया है।
बोल्टन ने आरव का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने भी सोचा था कि आरव झुकने की कोशिश कर रहा है और चीजों को तब तक ढीला छोड़ रहा है जब तक उसके पास बाहर निकलने का आसान रास्ता है, जैसा उसने पहले किया था जब उसे एक भर्तीकर्ता की आवश्यकता थी। अल्पविराम। ड्रेको ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और आसपास के सभी जादूगरों से लड़ने लगा, लेकिन हर बार जब उसे याद आया कि उसका काम आरव की रक्षा करना है तो वह फिर से प्रतिबंधित हो गया। उसने आरव की ओर देखा और उसकी स्पष्ट निगाह देखी। इस पर मेरा विश्वास करो अंकल ड्रेको, आरव ने कहा और ड्रेको ने उसे उसके हाथ में रख दिया। अच्छा, अब इसे सावधानी से आगे बढ़ाओ लड़के, बोल्टन ने कहा कि वह उत्साह से कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर वह अपने समुदाय के और अधिक बच्चों को स्कूल में ला पाए तो उन्हें क्या इनाम मिलेगा। ट्रैक डेमन। बोल्टन दर्द से चीखा, लेकिन ये शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि वह जो दर्द महसूस कर रहा था वह अंदर ही अंदर था क्योंकि वह बस देखता रहा कि आरव मेडल को धूल के कणों में कैसे कुचल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल्टन ब्लेज गुस्से में चिल्लाया और उसने आरव की ओर उंगली उठाए। उसकी आंखों में घृणा भरी थी, वह बस यही चाहता था कि वह आरव पर झपट पड़े और उसकी गर्दन को फाड़ दे। लेकिन इस तरह का कृत्य केवल खुद को मारने का कारण बन सकता था क्योंकि वह स्कूल का भर्ती करता था और मूल्यांकन के लिए आने वाले किसी भी कबीले के सदस्य पर हमला करता था। उसके रिकॉर्ड पर एक बुरा दाग लग सकता है जिसके कारण उसे निष्कासित किया जा सकता है, क्योंकि उसने अभी अभी टीए 7 जादूगर क्षेत्र में प्रवेश किया है और उसे थोड़े समय के लिए भर्तीकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके पास उन पुराने भर्ती करने वाले राक्षसों जैसा संपर्क नहीं है जिसके कारण वे बिना किसी आरोप के बाहर निकल सकें। यदि वह गड़बड़ करता तो उसके प्रतिद्वंद्वी उसे गड़बड़ करने के लिए उस अवसर का उपयोग करने में बहुत खुश होते, क्योंकि अकादमी प्रतिस्पर्धा से भरी थी और केवल सबसे मजबूत ही इस जंगली वातावरण में जीवित रह सकता था। आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? मैंने सोचा था कि आप नहीं चाहते थे कि मैं इस पदक का उपयोग किसी अन्य भर्तीकर्ता की तलाश में करूं, इसलिए इसे नष्ट करने से आपको खुशी होनी चाहिए, गुस्सा नहीं। लेकिन पदक में हमारी समझ से कहीं अधिक है। जिस क्षण आपने कहा कि आप हमारा पदक चाहते हैं, मैंने आपकी आंखों में लालच भरी नजर देखी है। इसलिए मैंने इसे नष्ट करना सुनिश्चित किया क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया होगा कि हम आपसे हार जाएं और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आपको इसे प्राप्त करने दूं यदि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। आरव खुले हाथों से समझाओ। तुम्हें कब पता चला? बोल्टन से पूछताछ। ओह, ये बहुत सरल है, यह उस क्षण से है जब आपने अपने तत्व का उपयोग किया था। मेरे अंदर यह आह्वान था और मुझे तुरंत पता चल गया था कि आप ब्लेस परिवार से होंगे, हालांकि आपने इसे विभिन्न कवच के साथ कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन ये स्वामी जो हमें रोकने के लिए खड़े हुए हैं, वे सभी अग्नि तत्व के स्वामी हैं। केवल एक परिवार ही राजधानी में अन्य सभी ज्वाला तत्व कुलों को नियंत्रित करता है और वह है ब्लेस कबीला। तो फिर आपने मुझे इतनी अच्छी चीज के साथ क्यों जाने दिया? ये तो स्पष्ट था कि आप लोग ही थे जो हमारे लिए चीजें कठिन बनाने की कोशिश कर रहे थे और भले ही आपने इससे इनकार किया हो, क्या ये सब कुछ बहुत ज्यादा संयोग नहीं है? आरव ने चेहरे पर एक बेपरवाह मुस्कान के साथ पूछा, यहाँ तक कि उसके बगल में बैठा ड्रेको भी आरव के त्वरित विश्लेषण से हैरान था। बोल्टन की उग्र आभा अगले ही पल गायब हो गई, जैसे कि यह सब एक झूठ था। उसे लगा जैसे कि उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। भले ही यह उसके तत्व के कारण कभी काम न करे, वह जानता था कि वह जो ठंडक महसूस कर रहा था वह मांस की नहीं थी। लेकिन उसके अंदर इतनी ठंडक महसूस हो रही थी कि एक बच्चा उससे पढ़ रहा था। ये बात उसके लिए काफी शर्मनाक थी, लेकिन ये तथ्य कि उसके खिलाफ सबूत बहुत कम शब्दों में दिए गए थे, जो उसके लिए एक आपदा थी क्योंकि रॉयल मैज अकादमी की एल्डर काउंसिल को इसके बारे में पता चल जाता और अकादमी के तहत उसका करियर खत्म हो जाता। और अगर वह कबीले में वापस चला जाता है तो उसे सजा के तौर पर मुख्य समय के लिए ब्लेस कबीले के अधिकार क्षेत्र के तहत एक शहर की रक्षा करने के लिए भेजा जा सकता है। वह कबीले के अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में नहीं था, उसके पास एक भी चिन्हित आत्मा उपकरण नहीं था। अब उसे आरव के साथ इतनी दूर जाने का पछतावा हो रहा था। वह बस यही चाहता था कि उसने उसे जाने दिया होता और उसके पदक के लिए भी लालची नहीं हुआ होता। मुझे लगता है कि आपके पास हमें फिर से यहाँ रखने का कोई कारण नहीं है। अगर यही सब है तो हम यहाँ से चले जाएं। आरव ने आगे चलते हुए कहा और पीछे ड्रेको को स्तब्ध छोड़ दिया, जो तुरंत अपनी मूर्छा से जाग गया और आरव के पीछे पीछे चलने लगा। बोल्टन ब्लेज केवल क्रोध में अपने दांत पीस सकता था क्योंकि वे चले गए। उसने अपने हाथ को ब्लेज कबीले के सभी गुर्गों को संकेत के रूप में ऊपर उठाया, जिन्हें उसने गुप्त रूप से हमला न करने के लिए आमंत्रित किया था।
उसने उन्हें बैकअप के रूप में बुलाया था। हालांकि वह ड्रेको को हरा सकता था, लेकिन अगर उसने पदक के लिए उन पर हमला किया होता तो यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए शर्म की बात होती। अकादमी में उसने जिन गुंडों को बुलाया था वे ड्रेको और आरव को हरा सकते थे, सारा गंदा काम कर सकते थे और उसे पदक दे सकते थे। इस तरह अगर कोई जांच हुई तो वह उन पर दोष मढ़ सकता था, लेकिन आरव ने अपना मुंह खोलते ही पूरे ब्लेज कबीले को इस मामले में शामिल कर लिया था। अल्पविराम। और ब्लेज कबीले की प्रतिष्ठा ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ बोल्टन खेल सकते थे, क्योंकि आंतरिक दरबार के परिवार भी सार्वजनिक रूप से कबीले का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। केवल मूल परिवार के लोगों को ही कबीले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है। यदि वह ब्लेज नाम पर दांव लगाने की हिम्मत करता है और यह उल्टा पड़ जाता है तो उसे न केवल अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। जब वह इस स्थिति से निपटने के बारे में सोच रहा था तभी उसने देखा कि कोई बर्फ की लहर पर सवार होकर उसकी ओर आ रहा है और उसने अपने दांत पीस लिए। फिर से जीरो कबीले के वो कमीने नहीं, बोल्टन ने खुद से बुदबुदाया। ये बात आए के कानों तक पहुंचेगी, आप इस पर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। बर्फ पर सवार व्यक्ति ने कहा कि जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने उस स्थान पर पिघलती बर्फ के निशान छोड़ दिए जहां से उसका स्नोबोर्ड गुजरा था। मैं एक दिन अपने हाथों से उस जीरो कबीले के कमीने को मार डालूंगा, बोल्टन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब उसने सफिन करने वाले आदमी की पीठ की ओर देखा उसके चेहरे पर गहरी घृणा थी। तारानकन 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 तारानकन। प्राचीन जीरो कबीले की विरासत और प्रतिष्ठा प्राचीन ब्लेज कबीले के समान है, लेकिन ये दोनों कबीले कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वे हमेशा एक दूसरे के गले की हड्डी रहे हैं। लेकिन उन्होंने प्राचीन युग में एक साथ काम किया था जब दूसरे आयाम के प्राणियों ने हमला किया था, इसलिए उसके बाद ये शुद्ध घृणा से शुद्ध प्रतिस्पर्धा में बदल गया है। यद्यपि दोनों कुलों के बीच अंतर्विवाह हुआ है क्योंकि उन्हें आशा है कि अगली पीढ़ी में किसी प्रकार की सुपर हाइब्रिड शक्ति या क्षमता जागृत होगी जो दोनों तत्वों को मिला देगी। अब तक तो सब कुछ असफल रहा है, लेकिन फिर भी इस विवाह ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ जाकर ये देखने से नहीं रोका कि किसका वंश सबसे महान है। चाहे वह ज्वाला तत्व वाला ब्लेज कबीला हो या बर्फ तत्व वाला जीरो कबीला, उन सभी को हर प्रकार की प्रतिद्वंद्विता में जीत और हार मिलती है जिसमें वे शामिल होते हैं। आपको कब पता चला कि हमारे साथ छल किया जा रहा है? ड्रेको ने अकादमी से निकलने के बाद पूछा और जब वे अतिथि गृह में वापस जा रहे थे। संभवतः उस समय से जब हम गेट पर थे। हालांकि मुझे संदेह था कि गार्डों से हमें जो अतिरिक्त ध्यान मिल रहा था उसमें कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अब जब हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा था तो मैं समझ गया कि उन्हें परेशान करने के लिए काम पर रखा गया होगा और वे मुख्य पकवान नहीं थे। और ये स्पष्ट था कि मुख्य गार्ड को पता नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह सिर्फ अपना काम कर रहा था। आखिरकार वह अपने अधीनस्थों को गेट के सामने कोड़े खाते हुए नहीं देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। इससे उनकी प्रतिष्ठा को और अधिक नुकसान ही होगा, इसलिए मुझे लगता है कि इसीलिए वह वहां आया था। ड्रेको के बीच में बोलने से पहले आरव कह रहा था, आप सचमुच बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। मेरे पास अपने दिमाग से सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद मुझे उनमें से किसी पर भी भरोसा करने का मौका नहीं दिया गया था। मुझे अपने संदेह पर तभी यकीन हुआ जब भर्तीकर्ता मुझे स्वयं मूल्यांकन करने पर अड़ा हुआ था। जो अधिक दिलचस्प था वह ये था कि वह जानबूझकर एक छात्र की प्रतीक्षा कर रहा था। कृपया बताएं कि कितने भर्तीकर्ता इस तरह से व्यवहार करते हैं, क्योंकि मेरे जाने से पहले मैंने थोड़ी जांच की और मैंने पाया कि भर्तीकर्ता अलग थलग थे और शायद ही कभी मेरे जैसे युवा रक्त को दर्शक देते थे। केवल प्रतिष्ठित कुलों के बुजुर्ग या जिनके पास स्कूल के पदक हैं वे ही उनके साथ दर्शक हो सकते हैं। ड्रेको ने आरव की हर बात पर विचार किया और पाया कि उसमें कुछ सच्चाई थी। वह सिर्फ इस बात से अनजान था कि आरव वास्तव में वह व्यक्ति नहीं था जिसने जांच की थी, बल्कि यह अवनी थी जो दुनिया के बारे में काफी जानकार थी। और मुझे यकीन है कि उसे अभी पदोन्नत किया गया है। उसमें स्थिरता का अभाव है जो किसी भी टीएस7 जादूगर ने पहले देखा है। तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, ड्रेको ने आरव की तीव्र सोचने की क्षमता की प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की। एक बात है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ड्रैगनमीर कबीले को ब्लेज कबीले के समान ही माना जाता है। अगर उससे भी अधिक शक्तिशाली नहीं है तो मुझे ऐसा कैसे लगा कि जिस व्यक्ति से मैंने लड़ाई की थी वह इतना कमजोर है? आरव ने ड्रेको से पूछा, क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह पहले से ही ब्लेज कबीले की शक्ति जानने में रुचि रखता था, क्योंकि उन्होंने आज फिर उसे पार कर लिया था। मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए प्राचीन कुलों की रूपरेखा समझानी होगी। सभी प्राचीन कुलों में अधिकांश संप्रदायों की तरह 3 श्रेणियां होती हैं।
यह मध्य स्तरीय कुलों के विपरीत है, जहां सभी को परिवार के रूप में देखा जाता है और समान रूप से प्यार किया जाता है, या जहां हम सभी एक साथ लड़ते हैं। प्राचीन कुलों में हमेशा ऐसे गुट होते हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जो हमेशा आंतरिक लड़ाई का कारण बनते हैं। ये तो पागलपन है, परिवार आपस में क्यों लड़ते हैं? आरव ने उलझन भरे भाव से पूछा। प्राचीन कुलों के पास बहुत सारे संसाधन और दुर्लभ उपकरण या दुर्लभ सामान बनाने के तरीके के बारे में स्क्रॉल हो सकते हैं, जो पुराने युग से प्राप्त सभी चीजों के कारण पहले कभी नहीं देखे गए थे। लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वे इस नए कुलों के अनुभव से कहीं अधिक बड़े कुल हैं। समय के साथ संचय पागलपन है, लेकिन वे हमेशा अपने पास मौजूद सभी संख्याओं को प्रदान नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि सभी आंतरिक लड़ाई को प्रोत्साहित करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही सभी कमजोरों को खत्म कर देना, जबकि बचे हुए ताकतवर लोग लगातार मजबूत होते जाते हैं। यही प्राचीन कुलों का नियम था, केवल ताकतवर ही हुक्म चलाता था। वास्तव में राजधानी के अधिकांश उच्च कुल उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उस किंवदंती को पुनः बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां दबाव के समय में शक्तिशाली लोग उभर कर सामने आते हैं। आरव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि प्राचीन कुलों ने किस प्रकार कार्य किया। राजधानी में आने से पहले ही उसने और उसके साथियों ने प्राचीन कुलों के शीर्ष पर बने रहने के विभिन्न तरीकों की कल्पना की थी। इसमें यह भी शामिल है कि कैसे उनके पास पुराने युग की सबसे अच्छी साधना नियमावली है, जो उनके पूर्वजों ने उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए दी थी, लेकिन उन्होंने और उनके दोस्त ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। प्राचीन परिवारों की पहली श्रेणी को कोर सदस्य कहा जाता है। इसमें केवल एक ही परिवार होता है, यहाँ तक कि कोर सदस्यों की महिला सदस्य भी शायद ही कभी परिवार से बाहर विवाह करती हैं। इसके बजाय वे मजबूत व्यक्तियों की तलाश करते हैं। अपने कुल में विवाह करने से एक और मजबूत विशेषज्ञ प्राप्त होता है, और साथ ही एक ऐसी संतान होने का अवसर भी मिलता है जो पुरानी पीढ़ी की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली होती है। मुख्य सदस्य मुख्य कुल होते हैं, वे प्राचीन कुलों के तानाशाह और शासक होते हैं। यदि हमारे कुल में इस प्रकार की व्यवस्था होती तो कुल पिता, मेरे पिता और उनकी संतानों सहित सभी बुजुर्गों को मूल कुल कहा जाता। ड्रेको ने समझाया और गॉर्डन कबीले का उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण भी दिया ताकि आरव उसकी बात आसानी से समझ सके। मुख्य सदस्यों के बाद आंतरिक कोर्ट कबीले आते हैं। ये वे बच्चे हैं जो अन्य उच्च कुल वंश के साथ पैदा हुए थे, लेकिन प्राथमिक तत्वों के रूप में अग्नि तत्व को जागृत नहीं कर पाए। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ब्लेज कोर कबीले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब तक वे एक बहुत मजबूत अग्नि तत्व को जागृत नहीं करते हैं और कबीले के लिए एक महान कार्य नहीं करते हैं, तब तक हम गॉर्डन कबीले के लोग अपने किसी भी ऐसे सदस्य के साथ भेदभाव नहीं करते हैं जो इस तरह पैदा हुआ हो, क्योंकि हम सभी परिवार को एक ही तरह से देखते हैं। और अंत में प्राचीन कुलों के बाहरी प्रांगण वाले परिवार अंतिम श्रेणी के होते हैं और प्रत्येक कुल में प्रवेश द्वार के पास ही रहते हैं। उन्हें प्राचीन कुलों के अधीनस्थ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे आंतरिक कुलों और अन्य छोटे कुलों के बीच अंतर्विवाह का परिणाम होते हैं, जो प्राचीन कुलों से जुड़ना चाहते हैं। वास्तव में उन्हें इस तरह से महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी वे प्राचीन कुलों के गंदे काम करते हैं, कुल को किसी भी खतरे से छुटकारा दिलाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें मान्यता मिल जाएगी और आंतरिक अदालत के कुल में स्वीकार कर लिया जाएगा और वे लड़ने वाले गुटों में से एक में शामिल हो जाएंगे। यह उससे भी अधिक जटिल है, लेकिन यह वह स्पष्टीकरण है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ड्रेको ने कहा। शुक्रिया अंकल, मैंने बहुत कुछ सीखा, आरव ने ड्रेको से कहा। तभी उसने देखा कि ड्रेको चारों ओर देख रहा है और उसने भी इधर उधर देखने की कोशिश की, ये जानने की उम्मीद में कि उसका ध्यान किस बात पर गया है। हम फंस गए हैं आरव। अध्याय 107 ड्रेको का पछतावा। आरव ने आंखें सिकोड़कर यह समझने की कोशिश की कि उसके चाचा का क्या मतलब था कि वे फंस गए हैं, लेकिन वह अभी भी कोई अंतर नहीं देख सका क्योंकि लोग अभी भी इधर उधर घूम रहे थे। आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनसे मूर्ख मत बनिए, हम पहले से ही भ्रम में हैं। अब बाहर आ जाओ, ये पहले से ही उबाऊ हो रहा है। ड्रेको ने कहा कि जाल संरचना में खामी ढूंढने की कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि यह बेकार था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उससे उसकी ओर से पूरी तरह से विफलता ही सामने आई। क्या तीव्र धारणा है, मेरी जानकारी गलत नहीं थी। आप निश्चित रूप से खोए हुए शहर के भ्रम गठन को महसूस करने में सक्षम एक मजबूत जादूगर हैं। एक आवाज सीधे उनके कानों में पहुंची और उनकी झूठी छवि को तोड़ दिया, क्योंकि हर जगह अंततः पारदर्शी हो गया और उन्होंने एक बड़ा गोला देखा। उन्हें बाहरी दुनिया से अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे मुख्य दुनिया से अलग हो गए हैं, और उनके साथ 5 पुरुष गोले में दिखाई दिए। मैंने भी यही सोचा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हवा अचानक खराब हो जाए बिना बुरे लोगों के उसे प्रदूषित किए।
ड्रेको ने व्यंग्य किया। अगर बाकी 4 लोगों ने भी मास्क पहना होता तो भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी मास्क पहनने पर विचार करेंगे, मिस्टर रिक्रूटर, आरव ने उस आदमी की पहचान करते हुए कहा जो नकाबपोश लोगों के बीच में खड़ा था। तुम मेरे हिसाब से बहुत तेज हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें तुम्हारे कबीले में ठीक से नहीं पढ़ाया गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे कबीले के लिए अंडरवर्ल्ड में ले जाकर सिखाऊंगा। बोल्टन ब्लेज ने अपना मुखौटा उतारते हुए अपनी पहचान बताई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? क्या अकादमी इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसे तुम जैसे लोग चला रहे हैं? ड्रेको ने दबाव भरे स्वर में पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, सख्त आदमी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम में से कोई भी यहां से जीवित नहीं जा रहा है। मैं तुम दोनों को यहीं मार डालूंगा ताकि तुम मेरे लिए लाए गए अपमान से खुद को शुद्ध कर सकूं। बोल्टन ब्लेज ने आरव और ड्रेको की ओर इशारा करते हुए कहा, भाइयों, अब और बात मत करो, हमला करो। और अपने दोस्तों को हमला करने का आदेश दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि न तो आरव और न ही ड्रेको जीवित बचेंगे और न ही यह बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। बोल्टन ब्लेज अकादमी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पीछे ब्लेज नाम था, इसलिए निश्चित रूप से ब्लेज कबीले के लिए काम करने वाले कुछ गुर्गों को प्राप्त करना काफी आसान था। वह बाहरी दरबार से हो सकता है और मुख्य कबीले द्वारा उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि उनका मानना था कि वे कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह उन गुलामों के लिए अलग बात थी जिन्हें ब्लेज कबीले के किसी भी प्रमुख सदस्य की चापलूसी करने का कोई भी अवसर मिल जाता था। और बोल्टन एक तुच्छ व्यक्ति था। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि वह एक बच्चे के कारण शर्मिंदा था, और उसने कबीले की चेतावनियों के बाद भी उसे मारने का फैसला किया, और इसलिए उसने एक ऐसे क्षेत्र का उपयोग किया जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर देगा। मेरे पीछे रहो आरव। ड्रेको ने आरव को पीछे धकेल दिया क्योंकि उसके सामने एक ग्लेव दिखाई दिया। उसने जल्दी से एक रुख अपनाया। 4 जादूगरों में से 2 उसकी ओर दौड़े जबकि अन्य 2 पीछे खड़े हो गए और अपनी छड़ियां बुलाकर मंत्र पढ़ने लगे। ड्रेको का चेहरा उतर गया जब उसने जादूगर के शरीर में ऊर्जा के स्तर से उसके स्तर की गणना की। क्या आपको लगता है कि आप हम सबको रोक सकते हैं? के इच्छाधारी सोच। एक साधारण टियर 6 जादूगर की हिम्मत कैसे हुई टियर 7 जादूगरों से भिड़ने की? आपको बस हार मान लेनी चाहिए और हम आपको आसान मौत दे सकते हैं। जो आदमी आगे चल रहा था वह हंसा क्योंकि उसने ड्रेको को पहले से ही मृत व्यक्ति के रूप में देखा था। इग्नेशिया, आर्टुरो, बाहर आओ, ड्रेको चिल्लाया और उसके अंतरिक्ष थैले से 2 लावा गोलेम बाहर आ गए क्योंकि उनसे निकलने वाली आग सब कुछ जलाती हुई प्रतीत हो रही थी। उनका शरीर पत्थरों से बना था जो लावा से जले हुए लग रहे थे। उन्हें एक साथ जोड़ने से लावा ऐसा लग रहा था जैसे रक्त की धाराएं बह रही हों। उन दोनों के सिर पर सींग थे और दोनों टियर 5 गोलेम थे। ड्रेको ने फिर से एक और जादू किया और दोनों गोलेम एक साथ जुड़ गए और उनसे निकलने वाली आभा बढ़ गई क्योंकि एक गोलेम विलय से बाहर आया जो बहुत लंबा था। उसके पास एक बड़ी लंबी तलवार थी और उसके सिर पर 4 सींग थे जो इस तरह से मुड़े हुए थे कि वह एक मुकुट जैसा दिखता था। और इसका क्षेत्र पहले ही टियर 6 गोलेम क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। डी मर जाओ, अल्पविराम। गोलेम ने हकलाते हुए अपनी लंबी तलवार जमीन पर पटकी जिससे जमीन फट गई और जमीन से लावा फूट पड़ा, लेकिन आगे बढ़ रहे 2 जादूगरों ने छलांग लगा दी और हमले से बचने में सफल रहे। ठीक वहीं जहां मैं तुम्हें चाहता था, कमीनों, एक आवाज उनके कानों तक पहुंची जबकि वे अभी भी हवा में थे और उन्होंने देखा कि ड्रेको उनसे मिलने के लिए उछल रहा है क्योंकि वह अपने गोलेम की लंबी पीठ के सहारे खुद को सहारा दे रहा था। उनका शरीर पृथ्वी और अग्नि तत्वों की रंगीन चमक से चमक रहा था, जैसे कि वे एक साथ मिलकर उसके ग्लेव की ओर बढ़ रहे हों, जिससे चांदी के रंग का ग्लेव एक ज्वलंत ग्लेव में बदल गया हो। संयोजन कौशल। लेस देन लावा ग्लेव सुपर स्लैश ग्रेटर देन। ड्रेको ने दोनों हाथों से ग्लेव को पकड़ते हुए हवा में एक घूमता हुआ वार किया जिससे वह हवा में एक जलते हुए बवंडर की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने दोनों टियर 7 जादूगरों पर वार किया और उन्हें कुछ मीटर पीछे धकेल दिया क्योंकि उनकी छाती पर लावा की एक लंबी रेखा थी जबकि वह अपने पैरों पर शानदार ढंग से उतरा। यह क्या बकवास था? यह बहुत दर्द करता है। तुम्हारा क्या मतलब है कि इससे दर्द होता है? तुम सभी अग्नि जादूगर हो, तुम्हारे पास अग्नि प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन तुम सभी एक टियर 6 जादूगर का सामना करते हुए कुतिया की तरह चिल्ला रहे हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? बोल्टन गुस्से में चिल्लाया क्योंकि उसने देखा कि जिन लोगों को वह अपने साथ लाया था उन्हें टियर 7 जादूगर होने के बावजूद पीछे धकेला जा रहा है। यह कोई ज्वाला हमला नहीं है, यह पानी की तरह स्वतंत्रतापूर्वक चला गया और यह किसी भी आग के हमले से अधिक गर्म था जो मैंने कभी देखा है। यह आदमी खतरनाक है, हम इसे खत्म कर देंगे।
शुद्ध जादू का रास्ता अपनाने वाले 2 जादूगरों में से एक ने कहा कि अब उनका मंत्र जाप समाप्त हो गया है। टियम मंत्र ज्वाला बंधन। एक जादूगर ने आरव की ओर अपना जादू निर्देशित करते हुए कहा और उसके चारों ओर की ज्वाला ऊर्जा बड़ी जंजीरों में बदल गई। बकवास। ड्रेको ने शाप दिया जब उसने देखा कि वह हमले का मुख्य लक्ष्य नहीं था। वह उन्हें आरव से दूर धकेलने की कोशिश में इतना विचलित हो गया था कि वह भूल गया कि उनके पास जादूगर भी थे जिन्हें आरव पर हमला करने के लिए उसके माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसका विलीन गोलेम तेजी से आरव के सामने चला गया, लेकिन ज्वाला बंधन मंत्र से आने वाली ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि ज्वाला बंधन श्रृंखला ने उसे दूर फेंक दिया और गोलेम दूर चला गया। लेकिन गोलेम के इस छोटे से हस्तक्षेप से ड्रेको को आरव के करीब जाने का समय मिल गया। मैं तुम्हें वहीं ले आया जहां मैं चाहता था, बेवकूफ। दूसरे जादुई पथ के जादूगर ने उपहास किया और ड्रेको को अपने शरीर पर पसीने की धारें महसूस हो रही थी क्योंकि उसकी खतरे की इंद्रियां भड़क रही थी। उसने जल्दी से अपने ग्लेव को अपने सामने समायोजित किया ताकि आरव को ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल करते हुए वे उसके लिए जो भी जाल बिछा सकते थे उससे बचाव कर सके। भले ही ग्लेव एक आत्मा चिन्हित हथियार नहीं था, लेकिन ये ड्रेको के पास तब से था जब वह टियर 4 जादूगर था जिससे वे एक संबंध साझा करते हैं। लेस देन टियर मंत्र ड्रैगन। ज्वलंत सांस। ग्रेटर देन मंत्र का नाम एक एक करके उच्चारित किया जा रहा था, लेकिन ड्रेको को ऐसा लग रहा था जैसे यह मौत की फुसफुसाहट हो, क्योंकि वह मंत्र एक उच्च स्तरीय मंत्र था जिसका प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र पर पड़ता था और इसका अर्थ था कि वह आरव की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। गॉर्डन वंश के उत्तराधिकारी को छूने की हिम्मत कौन करता है? अध्याय 108 भाला पागल आदमी। जिस क्षेत्र पर उन्हें इतना गर्व था वह टूटता हुआ प्रतीत हो रहा है और बोल्टन को पहले से ही इसके बारे में बुरा लग रहा था। पीछे हटो, उन पर कोई नजर रख रहा है। केवल एक T8 जादूगर ही गोले को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका अर्थ है कि जो भी उस हमले के लिए जिम्मेदार है वह निकट है या T8 जादूगर हो सकता है और हम सभी को आसानी से मार सकता है। बोल्टन ब्लेज ने कहा कि वह हाथ में एक पदक लिए हुए गोले के किनारे की ओर दौड़ रहे थे जिस पर बहुत सारी प्राचीन नक्काशी थी। अब बहुत देर हो चुकी है, आवाज ने फिर कहा। जैसे ही बोल्टन द्वारा बनाया गया गोला अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, उन्हें ये देखने के लिए कि वे एक दूसरे गोले में थे, लेकिन इस गोले के रंग में हरे रंग की झलक थी। ये समझते हुए कि उन्हें पकड़ लिया गया है, बोल्टन ने फिर भी गोले पर रखे पदक का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कदम हास्यास्पद लग रहा था क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वह अपने बगल में खड़े 4 जादूगरों की ओर मुड़ा। उनके चेहरे के भाव ने उनके मन की सारी बातें कह दी। वे डरे हुए थे क्योंकि उनमें से कोई भी कभी भी T8 जादूगर से नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि चाहे वे कुछ भी कर ले, ऐसे विशेषज्ञ की नज़रों में वे हमेशा चींटियों के अलावा कुछ नहीं रहेंगे। हमने आपको नाराज नहीं किया है, तो आपने हमारा रास्ता क्यों रोका है? और मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे मार सकते हैं। मैं ब्लेज कबीले से हूं और कबीले की इच्छाओं का पालन कर रहा हूं। बोल्टन ने कबीले का कार्ड खेलने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता चला कि वह अपनी शक्ति से वहां से बच नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कबीले के दबंग नाम का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि वे बहुत सम्मानित और भयभीत थे, और इस कारण बहुत से कुलों ने अपने से संबंधित किसी भी व्यक्ति से दूरी बना ली क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी प्राचीन कुल का प्रतिशोध हो। बोल्टन की बात खत्म होने के बाद एक जोरदार उपहास की आवाज सुनाई दी। आरव और ड्रेको दोनों ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कौन इतना अच्छा था कि उनकी मदद कर सके, लेकिन अभी भी उनके साथ क्षेत्र में कोई नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस नाम से डराने की? हे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस स्थिति में उस नाम को पुकारने के योग्य हो, या क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस तरह से धमकाया जा सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे मुझे मारना ही होगा। लेस देन भाला एक ड्रैगन का आगमन। ग्रेटर देन आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार उन्होंने एक हरे ड्रैगन की छवि बनते हुए देखी और ड्रैगन की दहाड़ उनके कानों तक पहुंची, ड्रैगन के हिलने से पहले ही। और भले ही ड्रेको और आरव ने ड्रैगन की दहाड़ सुनी, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने दहाड़ में केवल प्रभुत्वशाली आभा महसूस की जो सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन बोल्टन ब्लेज और उसके गुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उनके कान के पर्दे से खून बह रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने कानों को फटने से बचाने के लिए अपने कानों को बंद करने की कोशिश की थी। जब उन्होंने सोचा कि हमला खत्म हो गया है, तो उन्होंने देखा कि ड्रैगन उनकी ओर बढ़ रहा है। वह एक तेज और स्थिर क्यूई उत्सर्जित कर रहा था क्योंकि वह ब्लेज कबीले के गुर्गों की ओर बढ़ रहा था, और वे सभी अपने अपने रक्षात्मक उपकरण लेकर आए जिन्हें वे बचाकर रखे हुए थे, और हताशा में चिल्लाते हुए एक साथ हमले को रोकने की कोशिश कर रहे थे।
बेकार आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार वे सभी उस व्यक्ति की आवाज का पता लगाने में सक्षम थे। वह बड़े ड्रैगन के सिर में छिपा हुआ था जो उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक भाला था और उसने एक लबादा पहना हुआ था। इसके पीछे 4 नंबर अंकित है और इसे बांधा गया है। बूढ़ा चौथा, ड्रेको हौंकते हुए बोला और आरव ने तुरंत ध्यान दिया कि उस आदमी ने जो चोगा पहना हुआ था वह गॉर्डन कबीले के कपड़ों में से एक था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने उसे पहले नहीं देखा था, इसलिए उसने मान लिया कि वह उन बुजुर्गों में से एक था जो हमेशा एकांत में रहते हैं। फैला 2, इस तरह से उसका जादू उतना प्रभावी नहीं होगा, बोल्टन ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा। वुडी अब हरे ड्रैगन की छवि के अंदर के आदमी ने कहा और बैले जमीन से निकल आई और तेजी से उनके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। लेस देन वुड गोलेम कौशल उलझाव ग्रेटर देन। एक और आवाज सुनाई दी, मानो वह कोई बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहा हो और चारों नौकरों के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई लताएं सख्त होकर मजबूत हो गईं और उनके शरीर को कसने लगीं। उनके लिए कोई भी हरकत करना असंभव हो गया और वे सभी सीधे मानव हमले के रास्ते में आ गए। ड्रैगन की छवियां 4 जादूगरों से टकराईं, जिससे एक तेज रोशनी फूट पड़ी और ड्रैगन की छवि द्वारा उन्हें खा लेने के बाद वे सभी मर गए और जब रोशनी गायब हो गई, अल्पविराम 4 शव जमीन पर गिर पड़े। सिर कटे शरीर पर स्पष्ट भाले के क्यूई हमले के साथ एक लंबे घाव ने उनके शरीर को उनके सिर से 2 भागों में विभाजित कर दिया। और कट पर अभी भी एक भाला क्यूई था जो हर चीज को चीरकर अलग कर देने की प्रबल इच्छा पैदा कर रहा था। बोल्टन पहले से ही डर से कांप रहा था और कांपते हुए उसने डर के मारे खुद पर पेशाब कर दिया। ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं थी जो ये बता रही हो कि गॉर्डन दंपत्ति पर उनसे भी अधिक शक्तिशाली कोई नजर रख रहा था और इसीलिए उसने उन पर घात लगाने का फैसला किया था। वह केवल इसलिए बच पाया क्योंकि वह सबसे पहले और सबसे तेज दौड़ा था, इसलिए वह बेल के उलझाव के हमलों की सीमा से बचने में सक्षम था। करो करो, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? खैर, ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी भी ये पता लगा सके कि मैंने तुम्हें मार दिया है। तुम्हारे तुच्छ रवैये के कारण तुमने अधिकारियों को पैसे दिए ताकि तुम मेरे वंश के उत्तराधिकारी को गुप्त रूप से मार सको, जिससे मुझे भी तुम्हें मारने का सही बहाना मिल गया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि तुम किस पर हमला कर रहे हो और कोई सबूत भी नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र मुझे राजधानी में अधिकारियों के निरीक्षण से दूर रखता है। मुझे लगता है कि आप कभी भी इस तरह की उम्मीद नहीं करते हैं। लेस देन भाला 2, जंगल का राजा आ रहा है ग्रेटर दैन। उस आदमी ने जल्दी से अपना भाला लहराया और बोल्टन ब्लेज पर सीधा वार किया और उसके पीछे एक पहाड़ी से छलांग लगाते हुए बाघ की छवि उभर आई। जैसे ही यह भाला लेकर बोल्टन ब्लेज की ओर सीधे गोता लगाता है, क्यूई टाइगर की मानसिक तस्वीर में विलीन हो जाता है। आप अपनी क्यूई को मानसिक छवि के साथ विलय करने में सक्षम हैं। मैं देख रहा हूं कि आप लगभग टीआर जादूगर क्षेत्र में हैं। एक और आवाज सुनाई दी और एक अग्नि पक्षी बोल्टन ब्लेज के सामने प्रकट हुआ और उसके लिए हमले को रोक दिया। बाघ और अग्नि पक्षी की मानसिक छवि के बीच कई बार टकराव हुआ, जिसके बाद बाघ की छवि हवा में गायब हो गई क्योंकि उसके अंदर की क्यूई समाप्त हो गई। तुम कौन होते हो उस व्यक्ति को रोकने वाले जिसे मैं मारना चाहता हूं? आरव और ड्रेको की रक्षा करने वाले व्यक्ति ने गुस्से में कहा, जब आरव अंततः उसका चेहरा देख पा रहा था, क्योंकि उसके चेहरे को ढकने वाले बाल अब उसका दृश्य अवरुद्ध नहीं कर रहे थे। जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ने लगा, उसके लंबे बाल उड़ने लगे और उसका चेहरा आखिरकार दिखा। वह काफी बूढ़ा लग रहा था, लेकिन आरव कसम खा सकता था कि उस आदमी में अविनाश के साथ एक समानता थी, लेकिन एक बूढ़ा संस्करण, और उसके चेहरे पर जो उपहास था उसमें बहुत अहंकार था, सिवाय इसके कि उसकी दाहिनी आंख पर तलवार का निशान था, लेकिन यह अभी भी खुली थी और आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। अरे वाह, क्या ये चौथा एल्डर है जो इतने समय से जंगल में ट्रेनिंग कर रहा है? आरव ने पूछा। मुझे मत बताओ कि तुम बस इसे देख रहे हो। केवल एक ही गॉर्डन है जो भाले का इतना अच्छा उपयोग करता है, और वह स्पीयर मैन कहलाता है। ड्रेको ने आरव को उत्तर दिया। अध्याय 109 घर वापसी भाग 1। गॉर्डन कबीले के अंदर आथा और अविनाश दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ गए जब वे आरव के पिछवाड़े में खेती कर रहे थे। आरव के जाने के बाद से यहाँ काफी शांति रही है, क्योंकि अवनी और नाइट दोनों ही आरव के न होने के कारण इन दिनों यहाँ कम ही आते थे। पुरुषों, आजकल खेती करना एक बोझ जैसा लगने लगा है और हम जो भी करते हैं उससे कोई प्रगति नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे हम फंस गए हैं। आथा ने शिकायत की जब वह अपनी साधना मुद्रा से मुक्त होकर पूरी तरह से फर्श पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। मुझे लगता है कि आप जिस शब्द की तलाश कर रहे हैं वह ये है कि हम एक अड़चन तक पहुंच गए हैं।
अविनाश ने जवाब दिया और अगले ही पल एक पत्थर उसकी ओर उड़ता हुआ आया, लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसने समय रहते उसे देख लिया और किनारे हो गया, जिससे पत्थर उड़ गया। क्या आपको लगता है कि मैं यह नहीं जानता, मैं यह नहीं समझा सकता कि आरव के बिना यह इतना उबाऊ क्यों लगता है? आता आह भरता है। मुझे लगता है कि उन्होंने हर समय हम पर दबाव डाला, हमसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया, इस तरह हम हमेशा सतर्क रहे। उस दबाव और मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा ने हमें इतना सुधार करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हम कभी भी पीछे नहीं रहना चाहते थे और यह महसूस नहीं करना चाहते थे कि हम उनके गोलेम से भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। अविनाश ने समझाया। हाँ, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम हमेशा सभी गोलेम के साथ बराबरी पर हैं, जबकि कुछ अभी भी हमारे खिलाफ एक निश्चित लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि हम कभी भी अपनी रक्षा कम कर दें। उन गोलेमों से लड़ने से ऐसा लगता है कि साधना में मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं और लीजन हमें आसानी से हरा सकता है जब तक उसके पास भाला है। और जब हमने सोचा कि केवल टाइटन ही अगले स्तर का बॉस होगा, तो आरव को बस उस नए राक्षस को बनाना था। मुझे उसे घूरने में एक डरावना एहसास हुआ। मुझे ये भी लगता है कि टाइटन की तुलना में उसका सामना करना अधिक तनावपूर्ण है। आथा ने अपनी आंखों में सितारे चमकाते हुए कहा, मैं उसके खिलाफ लड़ने और अपनी लड़ाकू क्षमता को दूसरे स्तर तक सुधारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ये देखते हुए कि आरव के सभी गोलेमों के पास अलग अलग लड़ाकू कौशल हैं, मुझे यकीन है कि उसका भी वही है और उसके साथ संघर्ष करने की जिज्ञासा कभी भी शांत नहीं हुई थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ भाई। चलो हम ये सोचें कि हम बहुत दूर नहीं जा सकते, हमें आरव को जल्दी से पकड़ना होगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा जब अगली बार ब्लड मून पर लड़ाई होगी। आथा ने अविनाश को प्रेरित किया, लेकिन वह खुद को भी आगे बढ़ा रहा था क्योंकि उनकी आंखों में युद्ध का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। तारांकन 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 तारांकन। एक अंधेरे कमरे के अंदर एक और जगह पर एक लड़की को अपने मंत्रों का अभ्यास करते देखा जा सकता था और उसके पास दो पृथ्वी गोलेम थे जो दूसरी तरफ उसके मंत्रों को ग्रहण कर रहे थे, उसके मंत्रों की बौछार से बचाव कर रहे थे और साथ ही उनमें से कुछ से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। उसने अपना मैना खत्म करने के बाद नाक भान सिकोड़ी। वह जो परिणाम देख चुकी थी उससे खुश नहीं थी। आरव के गोलेम की लड़ाई देखने के बाद उसे अपनी नई रचनाओं पर गर्व करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार वह आरव की एक योग्य प्रतिद्वंद्वी और प्रतियोगी बनना चाहती थी और वह सोच रही थी कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और यह उसके दिमाग में आया कि उसके कबीले में गोलेम को नियंत्रित करने की जन्मजात क्षमता थी, इसलिए उसने गोलेम पद सीखने का फैसला किया। आखिरकार कोई भी अतिरिक्त सहायक हाथों की शिकायत नहीं करता, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ सामान्य बुनियादी आदेशों को पूरा करने के लिए अपने दिमाग को दूसरे दिमाग में बांटना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। आरव को अपने गोलेम को आदेश देते हुए देखने के कारण उसे लगा कि उसके लिए यह आसान होगा, लेकिन उसे न केवल इस बात से बड़ा झटका लगा कि उसके गोलेम पर्याप्त स्मार्ट नहीं थे और यह अधिक धीमा भी था। एकमात्र चीज जिसमें वे अच्छे थे वह ये थी कि उसके द्वारा बनाए गए गोलेम की रक्षा अधिक भारी थी और उन्हें मार खाने में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह निराश थी, लेकिन जब उसके पिता ने उसकी रचना देखी तो उन्होंने तुरंत उसकी मानसिकता बदल दी कि वह खुद को आरव के समान दायरे में नहीं रखेगी। आखिरकार गॉर्डन परिवार के बुजुर्ग सभी ने आरव को गोलेम पद के लिए सबसे अच्छी प्रतिभा वाला व्यक्ति माना और वे सभी आशा करते हैं कि वह भविष्य में अपने ज्ञान में कबीले को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने अपनी बेटी को उन शर्मनाक पलों के बारे में भी बताया जब वह अपने पहले गोलेम को बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे वह हंस रही थी और उसके अंदर से सारी नकारात्मक भावनाएं और धुंध दूर हो गई थी। अल्पविराम। इन सब से उसे अपने गोलेम के अच्छे गुणों का एहसास हुआ। हो सकता है कि यह आरव द्वारा हमेशा बनाए गए गोलेमों की तरह परिपूर्ण न हो, लेकिन कम से कम यह एक बड़ा उन्नयन था। इसलिए उसने गोलेम पर अपने कौशल की सटीकता और दक्षता का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया, क्योंकि यह कुछ प्रहार झेल सकता था। इससे उसे अपने मंत्रों को प्रशिक्षित करने में भी मदद मिली, साथ ही वह अपनी गोलेम रक्षात्मक क्षमताओं की सीमाओं को जानने में भी सक्षम हो गई। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसे कर रहा है। जल्दी वापस आओ आरव। अवनी ने हालांकि अंदर ही अंदर सोचा कि जब वह अंततः थककर फर्श पर गिर पड़ी तो आरव का विचार था कि प्रशिक्षण के दौरान उसके मन की हर बूंद का उपयोग किया जाए और उसे बिना किसी दवाई या बाहरी मदद के स्वाभाविक रूप से ठीक होने दिया जाए। आरव को पूरा यकीन था कि इससे उसकी साधना में तेजी आएगी, क्योंकि उसने जादुई रास्ता चुना था। और आरव ने अपनी पिछली दुनिया में जितनी भी कॉमिक्स पढ़ी थीं, उनमें से उसने इस सिद्धांत को देखा था और इसे स्वयं भी आजमाया था। हालांकि इससे उसके अनुभव में केवल जोड़ एक शून्य की वृद्धि हुई थी, लेकिन वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। लेकिन अवनी जैसे लोगों के लिए
और उनके भाई, जिनके पास तेजी से आगे बढ़ने के लिए सिस्टम की मदद नहीं थी, उनके लिए यह अंतराल को पाटने और अगले क्षेत्र या रैंक को तोड़ने के लिए पर्याप्त संचय करने का उनका अपना तरीका हो सकता था। अध्याय 110 घर वापसी भाग 2। गॉर्डन कबीले के बैठक कक्ष के अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण लोग बैठे थे और बैठक शुरू होने से पहले बाकी लोगों के शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। कुलपति, जो सिंहासनों के बीच में एक सिंहासन पर बैठे थे जो बाकी लोगों की तुलना में बहुत लंबा लग रहा था, आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या वे अभी तक यहाँ नहीं आए? कुलपति ने गुस्से में पूछा और उन्होंने ग्रैंड एल्डर को घूरा। मैं जानता हूं कि आप अंधे नहीं हैं, तो फिर आप मुझसे हर 5 मिनट में एक ही सवाल क्यों पूछते हैं? अब ये बात मुझे परेशान करने लगी है। बड़े बुजुर्ग ने झुंझलाहट में उत्तर दिया और कुलपति ने जवाब में घुरघुराहट की। मुझे लगता है कि जब दो लोग आएंगे तब हम शुरुआत करेंगे। हम इंतजार नहीं कर सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी हमारे कॉल का जवाब देंगे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जब वे व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं करते हैं तो उनके पास पारिवारिक बैठक का मौका कैसे नहीं है। कबीले का दिन प्रतिदिन का संचालन हम ही संभाल रहे हैं। कुलपति ने शिकायत की, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उन्हें खतरनाक तरीके से घूर रहा है, और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें ग्रैंड एल्डर की कड़ी निगाहें दिखाई दी और वह अपने हाथ हवा में उठाते हुए घबराहट से हंस पड़े। मेरी गलती है, ये तो बस एक मजाक था, ज्यादातर काम तो तुम ही करते हो। कुलपति ने यह बात स्वीकार की इससे पहले कि उसकी भावना गायब हो जाए। आखिरकार उसने अपने भाई पर सफाई का बहुत सारा काम थोप दिया था। यदि मैं उस समय का उपयोग कर रहा होता जो मैंने कबीले पर खर्च किया था, तो शायद मैं अब तक टीआर जादूगर बन चुका होता। कुलपति ने शेखी बघारी जब उसने अन्य कबीलों के बारे में सोचा जहां कुलपति को निर्णय लेने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता था और कबीला अभी भी जीवित है क्योंकि बुजुर्ग दिन प्रतिदिन के कामों की देखभाल करते हैं। उन कुलों में कुलपति बॉस होता था जबकि बुजुर्ग अधीनस्थ होते थे, लेकिन गॉर्डन स्कूल में यह उल्टा था क्योंकि वह हमेशा महसूस करता था कि इस कुल में कुलपति का मतलब बलि का बकरा है क्योंकि वह कुल का अधीनस्थ था जिसे इसे बढ़ने में मदद करनी थी। सौभाग्य से उसके साथ उसका भाई ग्रैंड एल्डर था, और एक तो वह ये सोच रहा था कि उसका अपना कबीला दूसरों के समान क्यों नहीं है। वह पहले से ही अपने काम से थक चुका था और चाहता था कि वह पहले से ही कुलपति होने का दायित्व आरव को सौंप दे ताकि वह अपनी इच्छानुसार बेफिक्र होकर काम कर सके। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कभी भी परिवार के प्रति जिम्मेदारियों से नहीं दबाया जाएगा। जब मुझे बचपन से ही ग्रैंड एल्डर का पद दिया गया था तब मुझे पता था कि मैं गलत कुल में पैदा हुआ हूँ। हर एल्डर अपने पद से भागता है और काम नहीं करता, लेकिन सभी रहस्यमय अभिनय करना और कुल के लोगों से प्रशंसा बटोरना पसंद करते हैं। क्या कमीने लोग हैं, बड़े बुजुर्ग ने गंदी आवाज में शिकायत की और कुलपिता अपने भाई के इस गुस्से से हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी न कहने का फैसला किया। अजीब सी खामोशी इतनी अजीब थी कि उसने बहाना बनाकर बाहर जाने की भी सोची, लेकिन तभी कोई हॉल में आने लगा। नग्न ऊपरी शरीर से उसकी उभरी हुई मांसपेशियां दिख रही थीं। लंबी काली दाढ़ी और गंजे सिर के साथ उसकी भयंकर आंखें चमक रही थी जब वह हाथ में एक लौ के लिए हॉल में चला गया। और जब वह हाथ में एक सुनहरा नागिनाटा लेकर हॉल में दाखिल हुआ तो उसके पीछे एक सुनहरा बख्तरबंद गोलेम भी था। जिस क्षण मनुष्य और गोलेम दोनों कमरे में दाखिल हुए, अचानक कमरे का वातावरण भारी हो गया क्योंकि मनुष्य जोर से हंसने लगा और सिंहासन की ओर बढ़ा जिस पर संख्या 3 खुदी हुई थी। लगता है आज भी मैं ही सबसे पहले आया हूं, तो क्या आप शर्त लगाना चाहेंगे कि अगला कौन आएगा? तीसरे बुजुर्ग ने चमकते दांतों से कुलपति की ओर देखते हुए कहा। क्यों नहीं, आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? मैं ज्वाला विभाग के एक टियर 6 पावर क्रिस्टल को दांव पर लगा रहा हूं जो मुझे हाल ही में उपहार में मिला था। सुनिश्चित करें कि आप जो भी ला रहे हैं वह समान मूल्य का होना चाहिए। कुलपति ने जल्दी से कुछ निकाला जिसे दांव के रूप में इस्तेमाल किया जा सके और वह अजीब तरह से हंसने लगा। हो सकता है कि जब कबीले से संबंधित कोई आधिकारिक काम हो तो वह ग्रैंड एल्डर के साथ बातचीत करना पसंद करता हो, या जब उनकी रुचि आपस में टकराती थी, लेकिन इसके अलावा वे शायद ही कभी ज्यादा बात करते थे क्योंकि उन्होंने ड्रेको को अपने संरक्षण में ले लिया था और उसे 7वां बड़ा बना दिया था। ऐसा लगता है जैसे उसका भाई चुपके से उसके पीछे पड़ा है और वह व्यक्तिगत बातचीत से बच रहा है जिससे पिता और पुत्र के रिश्ते में लिप्त होने के उसके पिछले फैसलों के बारे में बात हो सकती है। इसलिए जब उसका चौथा भाई आया जो कुल का तीसरा बड़ा भाई भी है तो वह तुरंत काम में लग गया। हम मीटिंग अब शुरू होगी, तो आप सब शर्त लगाने के बारे में चिंता न करें, बड़े बुजुर्ग ने कदमों की आहट सुनते ही कहा। और कुछ सेकंड बाद 2 लोग कमरे में दाखिल हुए। उनमें से एक 5वां बुजुर्ग था जो जानवरों के गोले बनाने में माहिर था और उसके बगल में बैठे आदमी ने गॉर्डन कबीले का चोगा पहना हुआ था।
जिसके साथ एक लबादा जुड़ा हुआ था जिस पर एक अनोखे तरीके से नंबर 1 लिखा हुआ था, और यह हवा में इतनी स्वतंत्रता से लहरा रहा था कि पहले बुजुर्ग को एक वीरतापूर्ण हवा मिल रही थी। वह अवनी के पिता भी थे। दोनों बुजुर्गों ने क्रमशः सिंहासन पर अपनी सीटें ली, जिनका नंबर है। अब हम यहाँ फिर क्या कर रहे हैं? मुझे खुशी होगी अगर हम सीधे मुद्दे पर आएं। मुझे कुछ देखना है, पांचवें बुजुर्ग ने थके हुए स्वर में समझाते हुए जम्हाई ली। पब फ्यूचर विज्ञापन। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और कमरे में मौजूद हर किसी को साफ पता चल रहा था कि वह नींद पूरी नहीं कर पा रहा था। अच्छा, आपके मन में कौन था? तीसरे बुजुर्ग ने पूछा। मैं वास्तव में पहले पुराने के लिए जा रहा था, कुलपति ने कहा। मैं तो पुराने तीसरे के लिए जा रहा था। दुर्भाग्य से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भले ही हमने शर्त लगाई होती, ये शून्य हो जाता क्योंकि वे दोनों एक ही समय पर आए थे। हाँ, दोनों कमीने तो बिल्कुल अलग ही होंगे, मुखिया ने व्यंग्य किया। बूढ़े पांचवें, मुझे लगता है कि आपको लंबे आराम की जरूरत है। आप आखिरी बार कब सोए थे? मुख्य बुजुर्ग ने कुलपति और तीसरे बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना ध्यान पांचवें बुजुर्ग पर केंद्रित किया, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भी समय सो जाएंगे। पांचवें बुजुर्ग की आंखें चमक उठी जब उसने बड़े बुजुर्ग के शब्दों को ध्यान से सुना, क्योंकि उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वह इतना क्यों नहीं सो पाया था। आरव को हाइव क्वीन बनाते हुए देखने के बाद उसे एक बड़ा आभास हुआ और उसने कुछ वैसा ही बनाने की योजना बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन मकड़ी जैसे राक्षसी जानवर के साथ नहीं। नहीं, मैं ठीक हूं, आपको मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक दौर से गुजर रहा हूं और यह जल्द ही खत्म हो जाएगा, पांचवें बुजुर्ग ने कहा। लेकिन बड़े बुजुर्ग की नजर अपने छोटे भाई के पेट पर थी। उसका बड़ा पेट भी नहीं हिला। निश्चित रूप से उसे नींद की कमी नहीं है, वह भूखा भी रह रहा है। मुझे लगता है कि मुझे बाद में उससे मिलना चाहिए, बड़े बुजुर्ग ने सोचा।